वंस अगेन आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे। तो आज मैं दिशा कारिया का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो कमेंट सेक्शन में मैं देखते आ रही थी कि मैम आपने चलो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा तो दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो भाई मैं वेलकम नहीं बोल पा रही थी, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम और ये हमारा फर्ज बनता है। बट एनीवेज मोस्ट ऑफ द कमेंट्स ये कह रहे थे मैम ये तो कर दिया, आप थोड़ा सा सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, केस स्टडीज, इंपॉर्टेंस ये भी तो करा दो, ठीक है, मतलब थोड़ी सी और कोशिश कर लो कि हमें अच्छे मार्क्स आ जाए। तो ये कोशिश जैसे मैंने कहा था जारी रहेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी, ना आप रुकोगे ना ही हम। तो यहाँ पे इस लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, पूरा का पूरा सैंपल पेपर आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें एमसीक्यूज, असर्शन एंड रीजनिंग कैसे अटेम्प्ट करना है, केस स्टडीज कैसे आ सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये पूरा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे सोने पे सुहागा, या तो वो कहते हैं ना चेरी ऑन द केक वाली बात ये है कि सिर्फ सैंपल पेपर नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज वो भी यहाँ पे आपको बिल्कुल बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, वरना वो चेरी ही केक की मिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं टू द सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर जाहिर सी बात है एग्जाम पेपर पहले एमसीक्यूज के साथ शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपको ये पूछा गया है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो जरूरी होते हैं टू डेवलप अ सक्सेसफुल आइडिया, ये आपको गिवन है। इनमें से जो मोस्ट सूटेबल या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है उनको आपको यहाँ पे चूज करना है। तो फैक्टर्स की बात करें तो पहला फैक्टर दिया है स्किल्स एंड नॉलेज, देन दिया है ट्रेंड्स एंड डिमांड, देन है स्किल नॉलेज एज वेल एज कंपिटेंसीज एंड ट्रेंड डिमांड एज वेल एज चेंज। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आइडिया जनरेशन में आपको लगते हैं बेटा वो है आपकी वो है यहाँ पे आपका जो स्किल्स, नॉलेज एंड कंपिटेंसीज है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं कभी भी आइडिया जनरेशन की अगर बात की जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है एक केस स्टडी के तौर पे, जहां पे ये कहा है कि पॉलीमर लिमिटेड जो है उन्होंने सोचा कि हम अपने बिजनेस को यहाँ पे डाइवर्सिफाई करेंगे। मतलब पॉलीमर लिमिटेड यहाँ पे ऑलरेडी वाटर टैंक्स बनाता था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना पाइप्स एंड प्लास्टिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को भी बनाया जाए, मतलब न्यू प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया जाए। अब ये डिसीजन के बाद उनके जो फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इन्होंने यहाँ पे कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट किया कि भाई नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे बट उसकी प्राइसेस भी तो डिसाइड करनी पड़ेगी। तो पहली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उनकी ये कहती है कि हम ना कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे। सेकंड स्ट्रेटेजी कहते हैं कि इनिशियली हम अपने प्रोडक्ट को लेसर अमाउंट में सेल करेंगे सो दैट हम ज्यादा मार्केट शेयर यहाँ पे कैप्चर कर सके। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया गया है, बेसिकली टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉफिट ऐड करना है, इसको बेटा क्या कहते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। बेसिकली ये कैसे काम करता है, तो मान के चलो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है 100 रुपीज, मैं कहती हूँ कि मुझे कम से कम 30% का प्रॉफिट मार्जिन रखना है। तो बेसिकली मेरा जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 130 रुपीज। ये कॉस्ट है, उसमें मैंने मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है ऐड किया, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 में तो उन्होंने जो है फर्स्ट दैट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करी। अब सेकंड में उन्होंने कहा कि इनिशियली हमें प्रोडक्ट को सस्ता बेचना चाहिए सो दैट हम मार्केट में एंटर कर सके। तो इनिशियली अपने प्रोडक्ट को सस्ता बेचना सो दैट ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो, ज्यादा लोग इसको परचेस कर सके, आप मार्केट में एंटर कर सको, कॉम्पिटिशन सर्वाइव कर सको। इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पे कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपका राइट है, तो सही कॉम्बिनेशन ऑप्शन 4 यहाँ पे आपको चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग वैल्यूज यहाँ पे जरूरी होता है अगर आपको आरओआई दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। अब देखो बेटा, मुझे अगर यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट चाहिए, राइट, जिसको मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगी बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, एंड ये हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, इसके लिए मैं इसको करूंगी इनटू 100। तो यहाँ पे आरओआई के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें जरूरी होती है। सबसे पहले आपका नेट प्रॉफिट आपको चाहिए और दूसरा आपको यहाँ पे टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड या तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपको जरूरी होता है। तो यहाँ पे 1 and 4 राइट कॉम्बिनेशन, ऑप्शन 2 आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं जो कि कहता है 2012 में सोशल मीडिया एप्लीकेशन था जिसका नाम था चौपाल, जिसने यहाँ पे सोशलाइट करके एक एप्लीकेशन को अक्वायर किया $1 बिलियन पे। अब दोनों जो एंटिटीज है दोनों भी यहाँ पे सेम, मतलब सोशल मीडिया इंडस्ट्री में यहाँ पे काम करती थी, जबकि चौपाल का एक मेन इंटेंशन ये था कि उसको यहाँ पे बॉल्स्टर करना था, उसकी मार्केटिंग पोजीशन को सोशल मीडिया स्पेस में, मतलब अपनी पोजीशन को सोशल मीडिया स्पेस में उसको इंक्रीज करना था, राइट। और सोशलाइट को एक्वायर करके उसका ये जो इंटेंशन था वो भी पूरा हुआ। तो मर्जर इवेंचुअली चौपाल को इंक्रीज करता, अपना मार्केट शेयर
इंक्रीज करने में, कंपटीशन एलिमिनेट करने में एंड गेनिंग एक्सेस टू वाइडर ऑडियंस। तो ये कौन सा टाइप ऑफ मर्जर है, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर्स हमने पढ़े थे यहाँ पे, जैसे हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर, मार्केटिंग एक्सटेंशन मर्जर या मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि दोनों प्रोडक्ट जो है दे आर ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट, जैसे कोक एंड पेप्सी, तो ऐसे केस में बेटे कौन सा टाइप ऑफ मर्जर होगा, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल मर्जर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे कहा गया है कि अश्विन जो है एज अ डायरेक्टर फाइनेंस अंबर मेटल वर्क्स में यहाँ पे काम करते थे। अब इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे कैलाश, उन्होंने अश्विन को कहा कि आप एक प्रोफोर्मा ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लान यहाँ पे ड्राफ्ट करिए, जहाँ पे फंड्स जो आपको इन्वेस्ट करने हैं इनटू डिफरेंट एसेट्स, राइट, वो आपको मेंशन करना है कि भाई ऐसा प्लान बनाओ कि हम यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न्स इन इन्वेस्टमेंट चॉइसेस से गेन कर सके। अब इस पर्टिकुलर आप केस को पढ़कर कौन से रीजन यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो जो अंबर मेटल वर्क्स को यहाँ पे दिए गए थे। सबसे पहला ऑप्शन है कि इट विल हेल्प द कंपनी टू अंडरस्टैंड द टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। सेकंड, इट विल आल्सो हेल्प द कंपनी टू असेस द सिचुएशन एज टू वेदर दे हैव एक्सेस और इनएडिक्वेट फंड्स। Third, it helps the company to understand various sources of funds. Fourth, it helps the company to reflect the position of the business at the end of every year. तो यहाँ पे क्या कोई भी sources of funds given है? क्या ये गिवन है कि भाई आप देखो इक्विटी से ले या डेट से ले, कितना इक्विटी से कितना डेट से, नहीं। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अगर मैं यूज करूँ तो भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी यहाँ पे गिवन नहीं है। अब ऑप्शन 4 है कि इट हेल्प्स द कंपनी टू रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से मुझे मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन तो पता नहीं चलेगी ना, राइट वो तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, उससे पता चलेगी। हाँ, बट यहाँ पे ये देखकर कि भाई कहाँ पे कौन से एसेट में कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इससे ये पता चलेगा कि हमें कितने फंड्स यहाँ पे चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ कि भाई हमें फिक्स एसेट में कम से कम 2 करोड़ का और वर्किंग कैपिटल में 1 करोड़ चाहिए, तो मतलब मुझे 3 करोड़ चाहिए मेरे बिजनेस में। सेकेंड, येस ये मुझे इसमें भी हेल्प करेगा कि भाई यहाँ पे मैं ये देख सकूँ कि मेरी कंपनी के पास एक्सेस फंड्स है या इनएडिक्वेट फंड्स है। तो ऐसे केस में 1 एंड 2 दोनों यहाँ पे उसकी करेक्ट रीजंस है, तो ऑप्शन 2 दैट इज 1 एंड 2 ओनली, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, राइट। चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे ये कहा गया है कि मयंक जो एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर था वो एलईडी लैंप्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता था अंडर द नेम एलईडी एम्प्स, ठीक है। तो ये जो लैंप्स थे इनकी बहुत ही अच्छी खासी डिमांड थी। अब उनका जो एक लैंप बनाने का खर्चा था वो कितना था, दैट इज ₹800, और वो उसको आसानी से 1000 पर लैंप पे बेच पाते थे। मतलब 800 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 200 रुपया उनका प्रॉफिट, तो 1000 रुपये प्राइस पे वो बेचते थे। अब उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे जो सिमिलर टाइप ऑफ लैंप बनाते थे उसको काफी ज्यादा प्राइजेस दैट इज 1200 रुपीज पे यहाँ पे बेचते थे। अब मयंक 1000 पे क्यों बेचते थे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई शॉर्ट रन में मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना है, बट मुझे कम प्राइस पे बेच के ज्यादा मार्केट शेयर यहाँ पे कैप्चर करना है, और मैं अगर कम प्राइस पे बेचता हूं तो कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे कम है कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मयंक ने कौन सा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे अडॉप्ट किया है टू कैप्चर द मार्केट। अब वापस यहाँ पे कम प्राइस देकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करें, बेटा कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, यस दिस इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। देखो बेटा पेनिट्रेशन मतलब कम देकर ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करो, स्किमिंग मतलब ज्यादा चार्ज करके फिक्स कॉस्ट को या इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर करो, कॉस्ट प्लस मतलब खर्चा प्लस प्रॉफिट प्राइसिंग। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वेरिएबल प्राइसिंग मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइसेस पे बेचो इन डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जहाँ पे गिवन है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है ऑफ बैलेंस शीट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, मतलब पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी की कुछ क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक बैलेंस शीट की उनकी गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे मैं अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करूँ, राइट तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में जो भी आपके करंट एसेट्स है प्लस जो भी आपके रिसीवेबल्स है प्लस जो भी आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, प्लस जो भी आपका यहाँ पे लेट अस से इन्वेंट्री है, ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड होती है।
ठीक है, सारी चीजें आपकी एसेट साइड में है, तो यहाँ पे मुझे एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों गिवन है, बट टेक्निकली ये जो साइड है वो मेरे काम की नहीं है, राइट तो मुझे यहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल अगर ऐड करना है तो मुझे यहाँ पे कैश, बिकॉज इट इज अ करेंट एसेट, प्लस जो स्टॉक है दैट इज योर इन्वेंट्री, प्लस योर ट्रेड डेटर्स जो रिसीवेबल्स है, प्लस जो आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, इसको मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे मुझे कैश गिवन है, कैश कितना है बेटा 60,000, ठीक है, प्लस मुझे क्या करना है दैट इज स्टॉक, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितनी गिवन है मेरे पास 50,000 की है, ठीक है, प्लस मुझे यहाँ पे क्या करना है ट्रेड डेटर्स दैट इज रिसीवेबल, ठीक है, ट्रेड डेटर्स कितने के हैं दैट इज 65,000, राइट, प्लस मुझे यहाँ पे क्या करना है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो कि कितना है मेरा यहाँ पे 15,000, ठीक है, तो बेसिकली मुझे इन 4 को ऐड करना है। अब 60,000 प्लस 50,000 करूंगी 1,10,000 हो गया, 1,10,000 प्लस 65,000 करूंगी तो यहाँ पे 1,75,000 हो गया, 1,75,000 प्लस 15,000 करूंगी तो दैट विल बी 1,90,000 रुपीज। तो यहाँ पे अगर इन चारों में से मुझे ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन 2 में मुझे 1,90,000 दिख रहा है विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके पास ऑप्शन है टू ब्रांड देयर प्रोडक्ट्स अल्फा न्यूमेरिकली। अल्फा न्यूमेरिकली जब हम अपने प्रोडक्ट का नाम देते हैं तो वो इनमें से क्या स्पेसिफाई करता है, प्रोडक्ट की केमिकल कैटेगरीज, फिजिकल कैटेगरीज, न्यूट्रल या तो मैथमेटिकल। अब अल्फा न्यूमेरिकल की अगर बात करूं तो जैसे जो Hyundai है, ठीक है, तो Hyundai के कुछ कार्स है जिनका नाम है i20, i10 एंड सो ऑन। वैसे ही जो होंडा एक्टिवा है, कुछ एग्जाम्पल्स बस अल्फा न्यूमेरिकल का दे रही हूँ, तो उनका नाम है यहाँ पे 3G, देन 4G आया, देन 5G आया, देन अभी 6G आया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये सारे जो नाम है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बेसिकली क्या दिखाता है, तो ये जो एक्टिवा है उसके 3G में क्या फीचर्स है, 4G में क्या है, 5G में क्या है, सिमिलरली Hyundai की i10 में क्या है, i20 में क्या है, तो बेसिकली ये उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है ना। मैं अगर फीचर्स में, अगर डिजाइन में, अगर स्टाइल्स या कलर्स की बात करूँ दैट इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। अब इसमें कोई केमिकल या न्यूट्रल या मैथमेटिकल चीजें ही नहीं आ रही है, राइट। तो इसीलिए बेसिकली क्या दिखाता है उस प्रोडक्ट की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन 2 यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ग्रोसरी ओनर है जिसकी इक्विटी स्टेक है 40,000 इन अ बिजनेस, साथ ही साथ उसने 60,000 का यहाँ पे लोन लिया है एट 10% इंटरेस्ट। अब उसने जो है नेट प्रॉफिट 20,000 का यहाँ पे बनाया, तो उसका आरओई क्या होगा। अब आरओई की अगर बात करें तो बेटा आरओई का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि है जो भी नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय इक्विटी, अगेन ये परसेंटेज में होता है इसलिए 100। अब मुझे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्लियरली गिवन है, कितना है बेटा 20,000 रुपीज है, उसकी इक्विटी यहाँ पे टोटल कितनी है तो 40,000 इक्विटी है, 60,000 डेट है, राइट। मुझे इसको करना है इनटू 100, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी, राइट, दिस विल बी 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 इंटू 100 तो दिस विल बी 50%, राइट। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन 4 है 50%, दिस विल बी द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैम इसमें से जो नेट प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट भी माइनस होगा ना। बेटा नेट प्रॉफिट पे डिराइव होने के पहले इंटरेस्ट डिडक्ट किया जाता है, आपको याद होगा वर्किंग कैपिटल का जो हमने प्रोफॉर्मा बनाया था, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है जिसमें काफी बच्चों को दिक्कत आती है, बट एज फार एज मैंने जो पेपर्स चेक किए इतने कॉम्प्लेक्स असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन आपको एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं पूछे गए, विच इज अ वेरी गुड न्यूज, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन क्या कहता है कि कस्टमर्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द माइक्रो एनवायरमेंट। अब देखो असर्शन एंड रीजनिंग करने के पहले मेरी एक आदत है, ठीक है, अब ये मैं फॉलो करती हूँ, जरूरी नहीं है आप करो, बट मेरे लिए यूजफुल है तो पता नहीं आपके लिए है या नहीं है, राइट। सबसे पहले यहाँ पे ए क्या कहता है, असर्शन क्या कहता है कि कस्टमर्स आर अ पार्ट ऑफ द माइक्रो एनवायरमेंट। अब आप पहले मुझे ये बताओ क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब कस्टमर्स यहाँ पे अगर मैं बिजनेस एनवायरमेंट की बात करूँ, माइक्रो और मैक्रो है, तो यहाँ पे मैं अगर माइक्रो एनवायरमेंट की बात करूँ तो कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये सारे माइक्रो एनवायरमेंट में आते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो मैं उसके आगे टी या तो सी दैट इज करेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है रीजनिंग की माइक्रो एनवायरमेंट डज नॉट ऑपरेट इन isolation and is one of the levels of business environment। अब यहाँ पे ये level of business environment micro environment है या नहीं है, जाहिर सी बात है yes और no, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर रीजन की बात करूँ
तो रीजन भी इस केस में मेरा ट्रू है, ठीक है। जो माइक्रो एनवायरमेंट है वो एक पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट है, माइक्रो एंड मैक्रो दो पार्ट्स होते हैं, राइट। तो मुझे ये तो पता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या तो करेक्ट है। तो अब यहाँ पे मैं अगर ऑप्शंस की बात करूँ, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, तो यहाँ पे मेरे पास ये एक ऑप्शन बचता है, ठीक है। दूसरा, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, चलो ठीक है, ये भी एक ऑप्शन बचा। assertion is true but reason is false, ये तो ऑटोमेटिकली गया, assertion is false but reason is true, ये भी ऑप्शन गया, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि इसका जो रीजन है कि कस्टमर्स माइक्रो एनवायरमेंट का हिस्सा है, क्या वो यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं कि माइक्रो एनवायरमेंट डज नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन, राइट। क्या वो यहाँ पे जस्टिफाई करता है, यस और नो। तो आप यहाँ पे करेक्टली सोचोगे कि माइक्रो एनवायरमेंट डज नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन बिकॉज कस्टमर्स आर अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, ना ना ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट इसका जो रीजन है इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शनिंग, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ये सबसे पहले दोनों करेक्ट है इनकरेक्ट है देख के आपके टू ऑप्शंस एलिमिनेट करो, सो दैट आपको दो में से एक को सिलेक्ट करना हो, ठीक है। चलिए अब आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, हु प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो हमने यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट या तो कैपिटल मार्केट देखा था एंड दूसरा बैंक देखा था। बैंक तो आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बचा कौन, आपका कैपिटल मार्केट। अब देखो बेटा, प्राइमरी है और स्टॉक मार्केट दैट इज सेकेंडरी मार्केट, वो वैसे भी कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। सेबी यहाँ पे इंटरमीडियरी है ही नहीं, ना वो फंड्स लेता है ना वो बिजनेस को देता है, वो तो बस एक रेगुलेटरी बॉडी है, राइट। तो एलिमिनेशन की भी बात करें तो भाई कैपिटल मार्केट ही बचा, ठीक है। अब देखो वापस असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड इजीली यूज कर सकते हो जैसे मैंने आपको सिखाया। अब असर्शन क्या बोलता है कि इन फ्रेंचाइजिंग देयर इज यूजुअली अ मच हायर लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस व्हेन एन इंडिविजुअल ऑपरेट्स अ फ्रेंचाइजी एज अपोज्ड टू अ मॉम एंड पॉप बिजनेस। अब जाहिर सी बात है, हाँ ये जस्टिफाइड है कि जब भी फ्रेंचाइजिंग चूज करते हो तो आपको एक वेल एस्टैब्लिश ब्रांड नेम मिल जाता है जिसके ऑलरेडी एक नेम इन द मार्केट है, एक फेम इन द मार्केट, एक पॉपुलैरिटी है, तो आपको ईजी बिजनेस यहाँ पे मिल जाता है rather than developing a business from the scratch, ठीक है। अब रीजनिंग क्या है, इट रन्स ऑन अ प्रूवन बिजनेस फॉर्मूला दैट इज रेडी इन प्लेस। अब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि फ्रेंचाइजिंग बिजनेस जो है एक प्रूवन फॉर्मूला पे होती है, जो ऑलरेडी एक डेवलप बिजनेस है, जो ऑलरेडी यहाँ पे उनको पता होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या रखनी है, प्राइसिंग क्या रखनी है, कैसे काम करना है, क्या स्ट्रेटेजीज पता है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट सबसे पहले तो यहाँ पे करेक्ट है या तो ट्रू है। तो यहाँ पे जो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा जाता है कि फ्रेंचाइजिंग में हायर लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस होता है बिकॉज इट रन्स ऑन अ प्रूवन बिजनेस। हाँ जी भाई, ये बिल्कुल सही है, ये रीजन उसको सपोर्ट कर रहा है कि भाई फ्रेंचाइजिंग क्यों यहाँ पे इजियर ऑप्शन ऑफ बिजनेस है, क्योंकि वो प्रूवन बिजनेस फॉर्मूला पे यहाँ पे रन करता है, राइट। तो असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे और उसको यहाँ पे प्रोसीड करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है असर्शन ये है कि फॉर अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द ऑपरेटिंग साइकिल विल बी शॉर्टर, क्यों एंड कैसे। अब देखिए ट्रेडिंग है और एक मैन्युफैक्चरिंग है, तो ट्रेडिंग जो कंसर्न होता है उसका ऑपरेशन साइकिल शॉर्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल लाना, प्रोसेस करना, बनाना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी होती है। तो येस यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्टर होता है, इट इज़ ट्रू, ठीक है। देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग इन ट्रेडिंग कंसर्न, यहाँ पे बस एक्सचेंज होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, एक जगह से लिया दूसरे जगह पे बेचा, येस ये भी ट्रू है। तो अगेन यहाँ पे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये कैंसिल हो गया, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप ये पढ़ के देखो कि फॉर अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द ऑपरेटिंग साइकिल विल बी शॉर्टर बिकॉज देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग इन अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ भाई, इसका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, तो येस जो ऑप्शन 1 है यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अभी आपका केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, जहाँ पे एक लंबी चौड़ी आपको केस या तो स्टोरी दी गई है और उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन या तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे पूछे गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साथ ही साथ अपनी पेन या पेंसिल को हमेशा रखिएगा। अब मेरा एक सजेशन है टू सेव योर टाइम इन एग्जामिनेशन, जब भी आप केस स्टडी टाइप क्वेश्चन
कोई भी सब्जेक्ट में अगर सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले उसके क्वेश्चंस को पढ़ के लीजिए, फिर आप यहाँ पे बैक टू द केस आइए, ठीक है। तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे आपको करना इंकरेज करूँगी और इसीलिए हम वही मेथड से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस केस के क्वेश्चंस पे आता है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि कुक इट फास्ट, अ ग्रोइंग रेडी टू कुक कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाज लुकिंग इनटू वेरियस मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे एक कंपनी है, कंपनी का नाम यहाँ पे क्या है, कुक इट फास्ट, जो कि एक रेडी टू कुक प्रोडक्ट बनाती है। रेडी टू कुक मतलब आपको बस यहाँ पे वो गरम करना है या तो गरम पानी में डालना और चीज़ें बन जाएगी, पूरा वो प्रोसेस्ड होता है, ठीक है। तो रेडी टू कुक यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है और वो एडवर्टीज अपने प्रोडक्ट को कैसे करे, तो इसके लिए उन्होंने सोचा, उनकी मार्केटिंग टीम ने, कि भाई हम जो फूड इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉगर्स होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट को ट्राई करके उसके ऊपर आर्टिकल्स विद पिक्चर्स विद रिव्यू ये लिखते हैं, हम ऐसे ही ब्लॉगर को यहाँ पे अप्रोच करते है कि भाई जो अपने प्रोडक्ट को उनकी रेसिपीज में यूज करे। तो यहाँ पे कौन सा ट्रेंड स्पॉटिंग गिवन है। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैं अगर केस को ना भी पढ़ूं, ठीक है, ऑनेस्टली कह रही हूँ, मुझे ये केस पढ़ना टेक्निकली ना वेस्ट ऑफ टाइम लगा था। और आप खुद देख लो कि यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आए, ब्लॉगर्स क्या करते हैं, तो ब्लॉग करते हैं। ब्लॉग क्या होता है, तो एक रिटर्न आर्टिकल होता है। तो रिटर्न आर्टिकल है तो जाहिर सी बात है रीड ट्रेंड में आएगा ना। सही कह रही हूँ, क्योंकि लोग आपके आर्टिकल या आपके ब्लॉग पोस्ट को रीड करेंगे ना, तो रीड ट्रेंड में आया, राइट। तो यहाँ पे कौन सी ट्रेंड है बेटा, यहाँ पे ट्रेंड की अगर बात करें तो यहाँ पे रीड ट्रेंड को यूज किया गया है, राइट। तो यहाँ पे इसको सॉल्व ऐसे करने का पर्पस ये तरीका था, बिकॉज मुझे ऐसे लगा था कि टेक्निकली जानबूझ के आपके टाइम को यहाँ पे वेस्ट करने के लिए इतनी बड़ी यहाँ पे सुविधा दी गई थी, विच वॉज नॉट यूजफुल, एंड दैट इज वाई ऑलवेज गो टू द क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर अटेम्प्टिंग द केस स्टडी। केस बाद में पढ़ना, पहले क्वेश्चन हमेशा रीड करना, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे बचा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे तो मुझे केस पढ़ने की भी जरूरत नहीं लगी, क्या ही तो बोलूँ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्ले और वे एक गेम डेवलपर कंपनी है जिन्होंने रियलाइज किया कि उन्हें अपने एप्लीकेशन को रीडेवलप और एनहांस करना चाहिए, कि लोग जो भी उनके एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे डेवलप हो। और ये उनको कैसे पता चला, तो एक आर्टिकल था, ठीक है, आर्टिकल एंड लिसनिंग टू कस्टमर रिव्यू, इसको पढ़कर कस्टमर रिव्यू को सुनकर या आर्टिकल को पढ़ के, एज वेल एज उन्होंने जो पीपल डाउनलोडिंग जो उनका एप्लीकेशन बेसिकली डाउनलोड करते हैं उनका भी यहाँ पे पैटर्न देखा, इन परचेस फैसिलिटीज विद इन द ऐप उन्होंने देखी। तो ये यहाँ पे कौन सा ट्रेंड स्पॉटिंग कहता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पे रीड ट्रेंड कहूँ तो उन्होंने कोई भी यहाँ पे रिटर्न आर्टिकल के ऊपर सिर्फ नहीं बोला है। देखो बेटा, उन्होंने आर्टिकल तो बोला बट साथ ही साथ लिसनिंग टू द कस्टमर्स रिव्यू, ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे रीड ट्रेंड तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने टॉक ट्रेंड्स की बात की, तो यहाँ पे टॉक ट्रेंड्स भी नहीं है, राइट। उन्होंने कस्टमर रिव्यू देखा बट साथ ही साथ आर्टिकल भी रीड किया, तो टॉक ट्रेंड्स भी नहीं है। वॉच ट्रेंड्स की अगर बात करें तो उन्होंने ऑब्जर्व तो किया लोगों की पैटर्न को, वॉच तो किया बट साथ ही साथ रीड भी किया, टॉक भी किया, तो यहाँ पे बचा क्या, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पे एक ही है, दैट इज योर थिंक ट्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं टॉक ट्रेंड लिखूँ या वॉच ट्रेंड या रीड ट्रेंड लिखूँ तो जाहिर सी बात है तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये सब सुन के उन्होंने सोचा, यहाँ पे क्या गिवन है कि कंपनी रियलाइज, मतलब उन्होंने सोचा कि भाई इन चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि हमें अपने एप्लीकेशन में ये चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू मे स्टडी बाय कंटार 9% ऑफ शॉपर्स जो है दे मेक मोर ऑनलाइन परचेसेस देन बिफोर, पहले से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का यहाँ पे क्रेज बढ़ रहा है। 60% कहते हैं कि भाई वो ऑनलाइन शॉपिंग कंटिन्यू करेंगे इवन आफ्टर द आउटब्रेक, मतलब कोविड की बात हो रही है, एंड 80% से दैट दे विल शॉप ऑनलाइन अगेन फॉर नॉन एसेंशियल आइटम्स। तो यहाँ पे कौन से ट्रेंड स्पॉटिंग की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर ट्रेंड स्पॉटिंग की बात करूँ तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है बेसिकली उन्होंने क्या कहा है कि 9% ऑफ शॉपर्स मेक मोर ऑनलाइन परचेज देन बिफोर। 60% से मतलब 60% बोलते हैं मतलब बेटा यहाँ पे क्या हो गया, जाहिर सी बात है दिस इज टॉक अबाउट टॉकिंग ट्रेंड्स, कि हम बोलते हैं कि भाई हम अभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, अरे ऑनलाइन का ज़्यादा फायदा है, वी विल कंटिन्यू शॉपिंग, तो बोलते हैं, से बोला तो से ये कैची वर्ड है ना,
से बोला, तो बोला मतलब क्या हो गया बेटा, टॉक ट्रेंड्स यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मार्केटियर्स जो है उन्होंने क्विकली रियलाइज किया है कि ज्यादातर कस्टमर्स जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कार को ओनरशिप मतलब कार खुद की कैसे करे, नाउ दैट दे वांट टू रिड्यूस देयर यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब कस्टमर्स कह रहे हैं कि भाई हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम यूज करना है, तो हम यहाँ पे खुद की कार खरीदने की, ज्यादातर अभी जो लोग हैं खुद व्हीकल, ओन व्हीकल यहाँ पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे ये कौन सा यहाँ पे ट्रेंड है, अब यहाँ पे अगर ये आई एम सॉरी, अब यहाँ पे ये ट्रेंड की अगर बात करें, राइट, तो जाहिर सी बात है ये कौन सी ट्रेंड है, तो दिस इज द वॉच ट्रेंड। अब ये वॉच ट्रेंड क्यों है, क्योंकि जैसे यहाँ पे जो शोरूम्स होते हैं, अब शोरूम में कस्टमर की जो इनफॉल है या फुटफॉल है कि भाई पहले कम लोग आते थे, हफ्ते में 4 लोग आते थे, अब हफ्ते में 10 लोग आते हैं जो यहाँ पे कार्स को देखते हैं, कार्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम ट्रैवल करना है, तो ये बेसिकली वॉच ट्रेंड यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि एज दिस क्राइसिस कंटिन्यूज टू इवॉल्व, फाइनेंस विल लाइकली कंटिन्यू टू बी हाई प्रायोरिटी एंड ब्रांड्स हैव स्टैंडर्ड्स टू आइडेंटिफाई द करंट मूड एंड कंसर्न्स ऑफ द कस्टमर थ्रू फीडबैक, ऑब्जर्वेशन एंड आर डिसाइडिंग ऑन हाउ टू बेस्ट एड्रेस देम। अब यहाँ पे ये कौन सा ट्रेंड स्पॉटिंग है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो इवेंचुअली बढ़ते जाएगी, तो यहाँ पे जो ब्रांड है जो भी ये फाइनेंस देता है वो यहाँ पे सोच रहे हैं, लोगों को मूड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कब क्या यहाँ पे कैसे दे वो यहाँ पे वो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये कौन सी ट्रेंड है, जाहिर सी बात है बिकॉज दे आर एनालाइजिंग, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या करे, कैसे इनकी मूड्स को समझे, कैसे इनकी नीड्स को सेटिस्फाई करे, तो जाहिर सी बात है ये अगेन यहाँ पे थिंक ट्रेंड में आता है। देखो बेटा कुछ कैची वर्ड्स है उसको पकड़ो, कोई भी राइटिंग की बात होती है तो इट इज रीड ट्रेंड, ठीक है, से टॉक ये बात होती है तो टॉक ट्रेंड, ठीक है। कोई भी ऑब्जर्वेशन की बात होती है कि देख के समझा, देख के बोला, तो देखा मतलब वॉच ट्रेंड, ठीक है। उसके अलावा जब भी स्ट्रेटेजीज करना, प्लान करना, सोच के चेंजेस करना, तो दिस इज थिंक ट्रेंड, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस बताइए, या तो ऑप्शनल क्वेश्चन है कि व्हाई अ प्राइवेट कंपनी इज मोर डिजायरेबल देन द कंपनी, गिव एनी 2 रीजंस। तो यहाँ पे मैं अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करूँ, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बेसिकली यहाँ पे फीचर्स हो गए ना, फीचर्स भी कह सकते हो या तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो, किसके, तो यहाँ पे पार्टनरशिप के पूछे गए हैं, ठीक है। तो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, एनी 2 कहा गया है, तो बेटा 2 ही लिखना, ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, सेव योर टाइम, एंड में टाइम बचा तो एडिशनल पॉइंट्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप लिख सकते हो 2 और मोर पीपल, आप लिख सकते हो अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, आप कंटिन्यूटी भी लिख सकते हो, कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एनी 2 आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एडवांटेजेस व्हाई प्राइवेट कंपनी इज मोर डिजायरेबल ना, तो एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी, कोई भी 2 रीजंस देने हैं कि लोग यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को ओवर पब्लिक कंपनी क्यों प्रेफर करता है। पॉइंट नंबर 1, प्राइवेट कंपनी कैन बी स्टार्टेड ओनली विथ 2 members, ठीक है, जबकि पब्लिक कंपनी में यहाँ पे मिनिमम 7 members की जरूरत होती है। सिमिलरली आप लिख सकते हो यहाँ पे कि अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम अगर डायरेक्टर्स की बात करें तो भी ओनली 2 डायरेक्टर्स यहाँ पे लगता है, ठीक है। सिमिलरली प्रोस्पेक्टस की बात करें तो प्राइवेट कंपनी को स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है विद द रजिस्ट्रार, जबकि पब्लिक कंपनी को यहाँ पे प्रॉपर प्रोस्पेक्टस बना के यहाँ पे इन्विटेशन टू द पब्लिक करना होता है। सिमिलरली अगर लीगल प्रोसेसेस या पेपर वर्क की बात करें तो प्राइवेट कंपनी को काफ़ी कम लीगल वर्क या प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू द पब्लिक कंपनी। तो ऐसे कोई भी 2 रीजन्स आपको बताने वाई प्राइवेट कंपनी इज मोर डिजायरेबल, या ज़्यादातर लोग प्राइवेट कंपनी क्यों प्रेफर करते हैं ओवर द पब्लिक कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, द मर्जर ऑफ टेक्नोफिट एंड लेट्स कनेक्ट वाज ड्यू टू राइजिंग कंपटीशन विद अरिहंत टेक,
ठीक है। अब यहाँ पे जो मार्केट था दैट वाज स्लोली कैप्चर्ड बाय अरिहंत टेक ड्यू टू इट्स पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री सर्विस इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। तो यहाँ पे दो कंपनीज है, टेक्नोफिट एंड लेट्स कनेक्ट। ये दोनों जो है अरिहंत टेक से परेशान हो चुके थे क्योंकि अरिहंत टेक उनकी मेजॉरिटी मार्केट कैप्चर कर रहा था। यहाँ पे एक पेनिट्रेशन प्राइसिंग देखी कि पहले 6 महीने वो फ्री सर्विसेज देता था। अब जो टेक्नोफिट है और लेट्स कनेक्ट, ये इंडिविजुअली अरिहंत की प्राइसिंग से नहीं कम्पीट कर पा रहे थे, उनके बीच में एक प्राइस वॉर यहाँ पे शुरू हो चुका था इन टेलीकॉम कंपनी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिविजुअली तो अरिहंत को नहीं फाइट कर पा रहे, सो व्हाई नॉट कम टुगेदर। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी ने उन्होंने हेल्प किया इन कॉस्ट सेविंग थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि दो कंपनी जब मर्ज हो जाती है तो लार्जर सर्विस प्रोवाइड करके ऑब्वियसली वो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सर्विस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल का उनको बेनिफिट मिल पाता है, सो दैट वो ज्यादा एरियाज को कवर कर सके, राइट। तो ओवरऑल ग्रोथ दोनों कंपनीज की हुई आफ्टर मर्जर, दैट इज टेक्नोफिट एंड लेट्स कनेक्ट की। तो यहाँ पे ये गिवन है कि कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटेजी यहाँ पे अडॉप्टेड है बाय द टेलीकॉम ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैं अगर ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करूं तो यहाँ पे ये जो टेक्नोफिट एंड लेट्स कनेक्ट, ठीक है, ये जो दोनों यहाँ पे साथ में आ रहे हैं, बेसिकली ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इनका यहाँ पे मर्जर हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, इनका यहाँ पे मर्जर हो रहा है, राइट। और साथ ही साथ मर्जर की बात करें तो यहाँ पे ये कौन सा टाइप ऑफ मर्जर है, जाहिर सी बात है ये मार्केट एक्सटेंशन मर्जर है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटेजी यूज हुई है, मर्जर ग्रोथ स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज हुई है। टाइप्स ऑफ मर्जर की अगर बात करें तो मार्केट एक्सटेंशन मर्जर यहाँ पे यूज हुआ है कि दोनों कंपनी एक साथ आ रही है सो दैट वो अपने कंपटीशन को फाइट कर सके और अपने मार्केट्स को इंक्रीज करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट वो यहाँ पे ले सके, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ पेस्ली मॉडल जो है, पेस्ली मतलब क्या, तो पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल एंड लीगल, ये जो मॉडल है इसमें इस पर्टिकुलर केस में कौन सा इसमें से प्रेजेंट है ये आपको हाईलाइट करना है। मतलब PESTEL इसमें से कौन सा यहाँ पे प्रेजेंट है ये आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। केस को यहाँ पे देखते हैं। केस ये कहता है कि इंडिया विल बैन द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 1 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट एंड परसुएंस ऑफ इट्स ग्लोबल गोल्स। आई डोंट नो आप सभी को पता है कि नहीं, बट ये एक रियल आर्टिकल ऑफ अ न्यूज़पेपर है जहाँ भी आर्टिकल गिवन था 1 जुलाई से इंडिया ने बहुत सारे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जो है वो बैन कर दिए हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, इनको रिसाइकिल करना डिफिकल्ट होता है। तो आइटम्स को ही यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया, सो दैट जो उनके ग्लोबल क्लाइमेटिक गोल्स है वो उसको अचीव कर सके। अब यहाँ पे क्लाइमेट की बात आई, एनवायरमेंट की बात आई, तो जाहिर सी बात है पहला तो मुझे यहाँ पे फैक्टर मिल ही गया है ऑफ पेस्ले, जो कि कौन सा है बेटा, यहाँ पे इकोलॉजिकल है, ठीक है। ये तो आपको ऑलरेडी मिल गया है। देखो बेटा, केस को पढ़ते पढ़ते अगर फैक्टर्स मिलते जाए तो उसको लिखते जाना, क्योंकि क्या होता है आगे जाते तो पहले वाला बहुत बच्चे भूल जाते हैं, तो लिखते जाना, ठीक है। तो पहला तो मुझे यहाँ पे एस्पेक्ट मिल गया है जो कि क्या है, इकोलॉजिकल है। अब इनका जो प्रोडक्शन, इंपोर्टेशन, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज है वो सारा यहाँ पे जो है बैन किया गया है, हेंसफोर्थ इसको नहीं यूज किया जाएगा। द आइटम्स एट फेस बैन आर प्लास्टिक स्टरर्स, प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस एक्सेट्रा। ये आइटम्स भी आपको यहाँ पे गिवन है, राइट। मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि फर्दर यहाँ पे जो कंट्रोल रूम्स है एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, इनको भी ये ऑर्डर को मॉनिटर करना होगा, और कोई भी अनऑथोराइज प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब ये चीज़ें बैन हो गई बट फिर भी अगर इसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल या यूज यहाँ पे हो रहा है तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर एक्शन लेना होगा, राइट। प्लास्टिक कैरी बैग्स है जिसकी थिकनेस लेस देन 75 माइक्रॉन्स है, उनको भी यहाँ पे इलीगल माना जाता है। तो इलीगल बोला तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट भी आ गया ना, राइट। तो यहाँ पे इलीगल है तो लीगल एनवायरनमेंट भी आ गया, ठीक है। साथ ही साथ प्लास्टिक कैरी बैग्स विद थिकनेस ऑफ लेस देन 120 माइक्रॉन्स विल बी फोरबिडन एज ऑफ December 31, 2022। मतलब ये तो 2021 में 75 किया था, देन उसको डबल कर दिया, ठीक है, 120 कर दिया, डबल नहीं 120 कर दिया कि भाई हम 31 तक इतना भी बैन कर देंगे, राइट। चलिए, सोर्स भी गिवन है, इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल आया था जून 28 को। अब देखो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते ही आपने लिख दिया दो फैक्टर्स, एक तो एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक बैन होता है, तो इकोलॉजिकल आया, बैन मतलब ये एक लीगल चीज हो जाती है, बैन बोला तो बाद में कोई यूज नहीं कर सकता, किया तो पनिशमेंट्स होते हैं, फाइन्स होता है, तो लीगल एनवायरनमेंट तो आया। तो ये तो बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स है जो यहाँ पे हाईलाइटेड है। अब इन्हीं को आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जहाँ पे कहते हैं कि सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. Entrepreneurs have to keep in mind the various ways of reaching the customers and persuade them to buy their products. Comment any two such methods. So यहाँ पे persuade the customers की बात आ रही है. तो बेसिकली यहाँ पे जो मार्केटिंग टेक्निक्स है, जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, दैट इज प्रमोशन, इसकी यहाँ पे बात हो रही है. तो यहाँ पे प्रमोशन टेक्निक्स की बात करें तो बेटा कौन सी यहाँ पे टेक्निक्स आती है. सबसे पहले तो यहाँ पे आपका आता है एडवर्टाइजिंग, ठीक है. देन आपका यहाँ पे आता है पर्सनल सेलिंग, उसके अलावा पब्लिक रिलेशंस, ठीक है. उसके अलावा जो सेल्स प्रमोशन है, इनमें से कोई भी दो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शनल क्या है कि वेरिड रीजंस आर साइटेड बाय अ फर्म फॉर जॉइनिंग हैंड्स विद अनदर कंपनी टू एनहांस द ग्रोथ, एनालाइज एनी 2 रीजंस. तो यहाँ पे जॉइनिंग हैंड्स का मतलब बेसिकली बेटा क्या होता है, मर्जर्स होता है. आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बता रही हूँ. आपको यहाँ पे जॉइनिंग हैंड्स का है, तो जॉइनिंग हैंड्स का मतलब 2 कंपनी एक साथ आना, हाथ मिलाना, दैट इज मर्जर्स, ठीक है. तो यहाँ पे मर्जर्स की बात हो रही है. रीजंस फॉर मर्जर बेसिकली आपको पूछा गया है, ठीक है. तो रीजंस फॉर मर्जर आप कोई भी 2 लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे सिनर्जी लिख सकते हो, ठीक है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक्वायर करना, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. बेसिकली कोई भी 2 रीजंस ऑफ मर्जर यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो. तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा था करके ये मैंने बताना जरूरी समझा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, टू बी सक्सेसफुल एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू वर्क ऑन वेरियस एरियाज. वन सच एरिया इज जनरेशन ऑफ आइडिया विच इज वेरी क्रूशियल फॉर द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ द फर्म. इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द जनरेशन ऑफ आइडियाज, द एंटरप्रेन्योर्स विल हैव टू यूज वेरियस कन्वीनियंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस. कमेंट एनी 2. तो ये जो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस है, जो स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ जनरेशन ऑफ आइडियाज करते हैं, बेसिकली ये जो फ्रेम्स है इनको बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं, तो ये फ्रेम्स को हम यहाँ पे आइडिया फील्ड्स कहते हैं, ठीक है. तो कोई भी 2 आइडिया फील्ड, जैसे कि आप यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज लिख सकते हो, ठीक है. सिमिलरली आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट लिख सकते हो. तो कोई भी बेसिकली 2 आइडिया फील्ड्स आपको लिखनी है, बट आइडिया फील्ड से आइडेंटिफाई करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेट एनी 1 एडवांटेज ईच फॉर अ कंपनी दैट ऑप्ट्स फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट्स इशू एज अ सोर्स ऑफ फंड. ऑप्शन क्वेश्चन है कि स्टेट द रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स इन द एंटरप्रेन्योरियल पर्सुइट. तो यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट दोनों यहाँ पे कवर किया जाएगा. इसके लिए पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया था बिकॉज डबल टाइम ये ना हो जाए, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं राइट्स इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे दोनों राइट्स इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट का यहाँ पे एडवांटेज देना है, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं राइट्स इशू की बात करूँ तो इन राइट्स इशू आपको बेसिकली एज अ कंपनी यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है. तो राइट्स इशू में सबसे पहला यहाँ पे एडवांटेज ये होता है कि यू डू नॉट हैव टू हायर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ brokers, underwriters, bankers, etc. ठीक है. तो यहाँ पे ब्रोकर्स, बैंकर्स, अंडरराइटर्स नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही एडिशनल शेयर्स इशू कर रहे हो जो कंपनीज एक्ट के दौरान मैंडेटरी है. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स या कॉस्ट ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी जो होता है वो आपका यहाँ पे बहुत ईजिली सेव हो जाता है अंडर द राइट्स इशू. अब यहाँ पे मैं अगर प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्राइवेट प्लेसमेंट में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे LIC है, GIC है, ठीक है, या फिर UTI है, इनको हम अपनी जो सिक्योरिटीज़ है वो यहाँ पे प्राइवेटली प्लेस करते हैं या तो इनको हम अपनी सिक्योरिटीज़ जो है ऑफर करते हैं. तो बेसिकली आप यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो,
ठीक है, तो यहाँ पे जो सीक्रेसी है दैट कैन इजीली मेंटेन, कि अगर आप ओपन मार्केट में नहीं कहना चाहते हो कि हमने एडिशनल फंड्स इशू करे हैं, कि हमने शेयर्स इशू करे हैं, तो आप यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा ये सीक्रेसी भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा गया है कि एंजल इन्वेस्टर्स जो है उनका रोल इन एंटरप्रेन्योरियल परस्यूट बेसिकली क्या होता है। अब देखिए, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो हाई रिस्क या प्रॉफिट या फ्यूचर में जो बहुत ग्रो करने वाली स्टार्टअप्स या तो बिजनेसेस होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स इन बिजनेस में यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? तो ऐसे इंडिविजुअल्स राइट जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो ऐसे स्टार्टअप्स में या ग्रोइंग बडिंग कंपनीज जो होती है इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, सो दैट वो उसके ऊपर एडिक्वेट रिटर्न्स यहाँ पे अर्न कर सके। तो एंजल इन्वेस्टर की बात करें तो उनके ऊपर जाहिर सी बात है काफी ज्यादा रिस्क होता है कि कल उठ के कंपनी अगर एक्सपैंड होगी, एडिशनल कैपिटल रेज करेगी, तो उनको भी अपना जो स्टेक इन द कंपनी है वो फ्यूचर में यहाँ पे डाइल्यूट करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने 50% आपका शेयर ले लिया और आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, कल उठ के एडिशनल फंड्स रेज करने, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे अपना स्टेक भी उसमें देना पड़ेगा टू ब्रिंग इन मोर कैपिटल इन माय बिजनेस फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंजल इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे बेसिकली जो है, अगर एंजल इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो एक तो वो हाई रिस्क कंपनी जो है जहाँ पे फ्यूचर में डाइल्यूशन हो सकता है, एक तो वो उनको यहाँ पे अर्ली स्टेज पे इन्वेस्टमेंट देता है। उसके अलावा ये एंजल इन्वेस्टर्स जनरली ये अपने आप में सक्सेसफुल लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, तो बहुत बार वो जो अपने कनेक्शंस है या फिर जो अपनी एडवाइजर्स है, जो अपनी स्ट्रेटजीज है, जो उनकी सोच है, जो उनकी आइडियाज़ है, जो उनकी नॉलेज है, इनके द्वारा भी स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं कि कैसे वो हायर इन्वेस्टमेंट ले सके, कैसे अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सके एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे अगेन एक केस स्टडी के फॉर्म में कि अर्पित एक एंटरप्रेन्योर वो शॉर्ट ऑफ कैपिटल था। अब वो वरीड था अबाउट द फैक्ट एज टू हाउ ही विल रीच आउट टू हिज कस्टमर्स। तो वो अपने एक दोस्त से मिला जो एट प्रेजेंट एक स्टार्टअप फर्म में काम कर रहा है। उसने अर्पित को एक्सप्लेन किया कि टू रीच आउट द कस्टमर्स आपको मिडलमैन की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैश है तो आप डायरेक्टली भी अपने कस्टमर्स को यहाँ पे रीच आउट कर सकते हो। सो अर्पित ने डिसाइड किया कि वो अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल रखे जैसे उसके दोस्त ने यहाँ पे एडवाइस किया है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए। इसके सबसे पहले आइडेंटिफाई द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली रीच करना, तो जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट चैनल को फॉलो किया है। ठीक है, डायरेक्ट चैनल मतलब क्या होता है? डायरेक्ट चैनल इज बेसिकली योर जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल इसको क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी यूज नहीं की जा रही। ठीक है, सेकंड क्या है? एक्सप्लेन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन्ड अबाउट। तो बेसिकली इसी चैनल को आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आप बेसिकली यहाँ पे चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। ठीक है, तो आप ये ग्राफ भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो और इसको आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है कि इस चैनल के कोई भी 2 एडवांटेजेस दीजिए। तो सबसे पहला एडवांटेज आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे आपको इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन मिलता है। ठीक है, कि भाई आप जो चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरर को कमीशन, देन रिटेलर को, तो फाइनल कंज्यूमर जाते जाते महंगा पड़ सकता है, तो इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन मिल सकता है। दूसरा यहाँ पे क्या है? क्विक और फास्ट, क्योंकि इंटरमीडिएरीज जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे चैनल में उतना लंबा चैनल बनेगा तो उतना ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो डायरेक्ट चैनल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्विक एंड फास्ट होता है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट चैनल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज मैन पावर प्लान हेल्प टू एसेस, या तो ऑप्शन क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फर्स्ट 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग प्लान। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर मैन पावर प्लानिंग की बात करूँ, ठीक है, तो मैन पावर प्लानिंग में बेसिकली 3 क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पे आंसर होता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आंसर होता है कि एज अ मैन पावर प्लानिंग, यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि आपके काम के मुताबिक व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैंने अपने काम को एसेस किया तो मुझे पता चला कि भाई मुझे स्किल्ड लोग चाहिए, इतने अनस्किल्ड लोग चाहिए, स्किल्ड लोग में ये स्किल्स वाले लोग चाहिए। तो किस तरीके के आपको लोग चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज विथ व्हाट स्किल्स, कितने अनस्किल्ड, कितने लोग चाहिए, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, उसके अलावा हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड।
तो मुझे किस तरीके के लोग चाहिए, क्या स्किल सेट वाले चाहिए, ये तो पता चला, बट कितने लोग, मैं अगर कहती हूँ कि मुझे स्किल्ड लोग चाहिए तो 5 स्किल्ड लोग चाहिए, 3 अनस्किल्ड चाहिए, या 10 स्किल्ड लेबर चाहिए, 5 अनस्किल्ड चाहिए, तो कितने लोग कौन सी कैटेगरी में चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोक्योर। अब मुझे पता चला कि मुझे कौन से स्किल्स के कितने लोग चाहिए, तो कौन से सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन टेक्निक्स को यूज करके मैं इन लोगों को लाऊंगी, सिलेक्ट करूंगी, अपनी कंपनी में रिक्रूट करूंगी। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शनल क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट 3 स्टेप्स है मार्केटिंग प्लान में, राइट, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे मैं अगर मार्केटिंग प्लान की बात करूँ, मार्केटिंग प्लान में सबसे पहले मुझे यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस करना होता है। सेकेंड स्टेप मेरा यहाँ पे आता है टारगेट मार्केट सिलेक्शन, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंडक्ट करती हूँ स्वॉट एनालिसिस, राइट। बट यहाँ पे मैं होती तो आई वुड हैव प्रेफर्ड अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना प्रेफर करती। द रीजन बीइंग, मार्केटिंग प्लान अगर अटेम्प्ट करते हो, स्टेप्स की बात आती है, प्रोसेस की बात आती है, तो सीक्वेंस यहाँ पे करेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने सीक्वेंस को लेकर तो ये ईजियर क्वेश्चन है, प्लस इसको एक्सप्लेन करना विद एग्जाम्पल्स भी ज्यादा ईजी है, तो ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की यहाँ पे हायर चांसेस हो सकता है। बट कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, इसी को करना है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक जनरल आइडिया बता रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कविता स्टार्टेड अ बुटीक जिसका नाम था स्टाइलो क्वींस। उसने अपनी ओल्ड सीविंग मशीन्स को यहाँ पे नए सीविंग मशीन से रिप्लेस किया पैंडेमिक में, सो दैट वो यहाँ पे पीपी किट्स और मास्क को मैन्युफैक्चर कर सके। अब यहाँ पे उसकी जो बुटीक है धीरे धीरे पॉपुलर होते गई, और ये जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको देखकर उसके जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे उसने एडिशनल मशीनरीज इंस्टॉल करी, सो दैट बढ़ती डिमांड को वो यहाँ पे पूरा कर सके। अब जो भी उसने प्रॉफिट अर्न करा उसने डिसाइड किया कि और अपने बिजनेस में वो प्रॉफिट को इन्वेस्ट करके और उसको फर्दर यहाँ पे एक्सपैंड करेगी, सो दैट वो आगे जाके कुशन कवर्स, बेड शीट्स, इन चीजों को भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सके। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है कि कौन सा टाइप ऑफ एक्सपांशन यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपांशन की बात करूं तो बेटा यहाँ पे एक्सपांशन 2 तरीके का होता है। एक जो होता है आपका इंटरनल एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल एक्सपांशन में तो मर्जर एक्विजिशन टेक ओवर इसको यूज करते हैं। यहाँ पे कोई मर्जर एक्विजिशन टेक ओवर, यहाँ पे कोई भी चीज ग्रोथ में यूज नहीं की गई, तो जाहिर सी बात है भैया कौन सा टाइप ऑफ एक्सपांशन है, तो ये यहाँ पे इंटरनल एक्सपांशन की बात की जा रही है। अब यहाँ पे व्हाट इज द नेट रिजल्ट ऑफ सच एक्सपांशन, अगर हम इंटरनल एक्सपांशन करते हैं तो उससे क्या होता है। तो यहाँ पे मैं अगर नेट रिजल्ट ऑफ द एक्सपांशन की बात करूँ तो एक तो जो है इंक्रीज इन ऑपरेशंस होता है, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो भी आप यहाँ पे इंटरनल एक्सपांशन से इंक्रीज करके, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बना के यहाँ पे सेल कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द एक्सपांशन डिस्कस्ड अबाउट। तो आपको बेसिकली यहाँ पे इंटरनल एक्सपांशन को एक्सप्लेन करना है, राइट। ये स्लो एंड इवेंचुअल प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इंटरनल एक्सपांशन में हम एडिशनल मशीनरीज इंस्टॉल करके या अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज करके अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे बेटर बनाने में, ज़्यादा बनाने में, हाई स्केल प्रोडक्शन करने में इसको यूज कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखनी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइप्स ऑफ एक्सपांशन बहुत ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसको यहाँ पे एक साउंड फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए एज टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड जो है इन द राइट वॉल्यूम इज अ की टू एंटरप्रेन्योरल सक्सेस। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लान फॉर एन एंटरप्रेन्योर, कि भाई फाइनेंशियल प्लान एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं रेलेवेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लान की बात करूँ तो देखो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लान क्यों चाहिए, सो दैट आप जो भी रिक्वायरमेंट्स है, राइट, जो भी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज है जैसे कि मैन मटेरियल, मशीनरी, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, वो आप यहाँ पे फुलफिल कर सको। उसके अलावा फाइनेंशियल प्लान से जो आपकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, राइट, कि जितना आपको फंड चाहिए क्या उतना आप यहाँ पे अवेलेबल कर पाओगे, या तो जो आपकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है कि भाई क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। साथ ही साथ ये फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है।
राइट तो फाइनेंशियल प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट अकॉर्डिंगली बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ अ कंपनी यहाँ पे लिए जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्या गिवन है, द लेवल ऑफ सेल्स टू द लेवल ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड इज अ यूजफुल पैरामीटर फॉर मैपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, या तो ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट के ऊपर है कि भाई वेंचर कैपिटलिस्ट की नीड यहाँ पे सेकेंड स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग एज अ सोर्स ऑफ ब्रिज फाइनेंसिंग यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है एक एंटरप्रेन्योर को, बट ये डिसीजन लेने के पहले एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वेंचर कैपिटल रेस करने के पहले इसको कंसिडर करने चाहिए, जो आपको यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर से कमेंट करना है। तो वेंचर कैपिटल वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, पर्पसली इसके लिए क्वेश्चन लिया गया था, बिकॉज मैंने जैसे कहा था एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल यहाँ पे मैं कवर करूंगी। देखो बेटा, अगर वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इन्वेस्टर फर्म के पास जाते हो कि आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, ठीक है, तो ऐसे केस में जाहिर सी बात है किसी भी व्यक्ति को अगर आप इन्वेस्टमेंट करने कह रहे हो तो ही नीड्स, ही और शी या जो भी फर्म है उसको कॉन्फिडेंस आपके बिजनेस पे होना बहुत जरूरी है। अगर उसको लगता है कि भाई ये बिजनेस में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बनेगा, काफी आगे जाएगा, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट को एज एन एंटरप्रेन्योर आपको अपने बिजनेस प्लान्स, बिजनेस स्ट्रेटजीज, बिजनेस की चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल टू योर बिजनेस हो सकती है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करोगे, उनको दोगे, ये जरूरी है। अब आप कहोगे मैम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देंगे बट वो थोड़ी ना उसको लीक करेंगे, जाहिर सी बात है। अब देखिए, वैसे तो देखा जाए तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो भी होते हैं वो कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं और वो इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखता है, बट बिकॉज ऑफ बहुत सारे इश्यूज वो ऐसा कोई भी कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट आपके साथ साइन नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। तो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट आपके पास है नहीं, वैसे तो लीक नहीं करते, बट कर दी तो क्या। तो ये सारे कंसिडरेशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिफोर आप कभी भी वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा रेस करो। उसके अलावा जाहिर सी बात है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं कि जब आप वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा रेस करते हो, ठीक है, तो उनका जो गाइडेंस आपको मिलता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है, जो फाइनेंसेस जिससे आप बिजनेस में एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन ला सको, उनकी जो एक्सपर्ट एडवाइसेस होती है, उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो आप पॉजिटिवली अपने बिजनेस में जाहिर सी बात है अपने ग्रोथ ऑफ द बिजनेस के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग आपको बताना है, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इजीली आप एडवांटेजेस फ्रॉम फ्रेंचाइजर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रेंचाइजी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज 5 टाइप्स ऑफ आईपीआर। तो यहाँ पे अगर मैं 5 टाइप्स ऑफ आईपीआर की बात करूँ तो इसमें पेटेंट्स आता है, ठीक है, उसके अलावा कॉपीराइट आता है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ट्रेडमार्क आता है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिजाइन आता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका यहाँ पे ट्रेड सीक्रेट आता है, राइट। तो ट्रेड सीक्रेट जो है न्यू टाइप था, राइट। तो ये अगर मैं ट्रेड सीक्रेट की बात करूँ तो इसका एक बेस्ट ऑफ द एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पेप्सी या कोको कोला का फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला वो लोग कभी भी मार्केट पे नहीं बताते कि पेप्सी कोको कोला बनती कैसी है, या उसकी 100% इंग्रेडिएंट से फॉर्मूला आपको नहीं बताते, सो दैट कोई और उसको कॉपी ना कर सके। तो ऐसा कोई भी बिजनेस सीक्रेट जो होता है, जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बिजनेस प्रिजर्व करने की कोशिश करता है सो दैट कोई और उसको यूज ना कर ले, तो उसको यहाँ पे ट्रेड सीक्रेट कहा जाता है। ठीक है, कि भाई ये मेरा सीक्रेट फॉर्मूला है, मैं इसको बिल्कुल भी किसी को नहीं बताऊंगी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है कि व्हाट इज द नीड फॉर बिजनेस प्लान। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ या फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस प्लान है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अब यहाँ पे अगर फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस प्लान की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान आपका यहाँ पे आता है एलिवेटर पिच। अब एलिवेटर पिच की बात करूँ तो बेसिक 2 से 3 मिनट की पिच होती है, जिससे जो भी आपके इन्वेस्टर्स है उनमें एक उत्सुकता आती है कि भाई वो आपकी चीज़ों को सुने, ठीक है। तो हम जैसे कहते हैं, क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है, क्या आपने कभी ऐसी चीज़ खाई है, क्या आपने कभी ऐसा सोचा भी है। तो ये एक ऐसी स्पीच होती है जिससे जो भी आपके इन्वेस्टर्स है, जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है जो शायद आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें, उनके दिमाग में एक ऐसा चौकन्ना हो जाए, क्या कह रहे हो, सुनते हैं जरा, मतलब एक इंटरेस्ट सा जग जाए, एक इंटरेस्ट सा आपके बिजनेस में आ जाए। तो इसको यहाँ पे एलिवेटर पिच कहते हैं। उसका काम ही ये होता है कि आपके इन्वेस्टर्स में एक उत्सुकता या तो एक अटेंशन उनके यहाँ पे इसमें लाना। जनरली 2 से 3 मिनट की पिच हो सकती है, ठीक
ठीक है, जिसमें बिजनेस समरी देना होता है। अब सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस प्लान होता है पिच डेक विथ ओरल नरेटिव। तो अब जब मैं पिच डेक विथ ओरल नरेटिव की बात करती हूँ तो जनरली यहाँ पे एक एंटरटेनिंग स्लाइड शो होता है। अब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पे हो सकता है, पिक्चर्स का यहाँ पे स्लाइडिंग हो सकता है, कोई एप्लीकेशन का डेमो हो सकता है। तो इस तरीके से एक एंटरटेनिंग शो होता है या स्लाइड शो होता है जिसमें पिक्चर स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति का ओरल नरेशन होता है कि सामने जो भी स्क्रीन में आ रहा है वो उसको यहाँ पे बोल भी रहे हैं, डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बिजनेस के पिक्चर्स है, एप्लीकेशन का जो यूजर एक्सपीरियंस है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, प्रॉफिटेबिलिटी है, या प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये आपको दिखाना है। तो ये चीज़ अब दिखा के कि भाई देख भी रहे हो और उसके बारे में सुन भी रहे हो, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे जो है पिच डेक विथ ओरल नरेटिव में आ जाती है। नेक्स्ट बिजनेस फॉर्मेट, बिजनेस प्लान का फॉर्मेट क्या है? अ रिटर्न प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ये जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं विच आर आउटसाइड द बिजनेस, ठीक है, इंक्लूडिंग द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, उनके लिए एक प्रॉपर वेल रिटर्न एक बिजनेस प्लान का फॉर्मेट होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान कवर्ड होता है। और वैसा ही एक डॉक्यूमेंट इंटरनल ऑपरेशंस के लिए बनता है, बट ये सिर्फ कंपनी का जो मैनेजमेंट है, राइट, जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है उसके लिए बनता है कि भाई यहाँ पे जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजीज है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो मैनेजमेंट के लिए ये डॉक्यूमेंट को यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जहां पे कहा गया है कि वीजी लिमिटेड यूजेस ईओक्यू, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लॉजिक, टू डिटरमाइन द ऑर्डर क्वांटिटी फॉर इट्स वेरियस कंपोनेंट्स एंड प्लान्स इट्स ऑर्डर। अब इनका एनुअल कंजम्पशन 80,000 यूनिट्स है। तो मैं जब एनुअल कंजम्पशन की बात करती हूँ दैट इज बेसिकली डी, तो मैं कहती हूँ डी यहाँ पे 80,000 है। अब पहले तो यहाँ पे आप एक काम कर लो भाई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला बेसिकली क्या है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2PD अपॉन C। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे P, D और C यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इजीली मैं EOQ कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो D तो मुझे मिल गया जो 80,000 है। कॉस्ट टू प्लेस वन ऑर्डर इज 1200, तो कॉस्ट टू प्लेस इज P, तो ये कितना हो गया बेटा? 1200 हो गया। अब मुझे सिर्फ C चाहिए, बट C उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया है, उन्होंने कहा है कॉस्ट पर यूनिट इज ₹50 एंड कैरिंग कॉस्ट इज 6% ऑफ यूनिट कॉस्ट। तो यहाँ पे 6% ऑफ 50 मेरा C हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू 6% ऑफ ₹50। तो ₹50 का 6% कितना होगा? अगर मैं 1% की बात करूँ, ठीक है, 10% इज 5, 1% इज 0.5, ठीक है, 0.5 इंटू 6 करूंगी तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 ऐसे 6 टाइम्स होगा। तो हाफ 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 6 टाइम ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मुझे C भी मिल गया, P भी मिल गया, D भी मिल गया। तो अब मुझे यहाँ पे बस फॉर्मूला में प्लेस करके इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 2 इंटू मेरा P कितना है? 1200 इंटू D कितना है? 80,000 डिवाइड बाय 3, जो भी आंसर आएगा मुझे उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड करना है। तो मुझे यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि गिवन है कि आरुषि, उसने अपना बैचलर्स डिग्री इन मैनेजमेंट किया और उसने डिसाइड किया कि मैं पारस फार्मास्यूटिकल्स को ज्वाइन करूंगी। उसको यहाँ पे एक डिपार्टमेंट में प्लेस किया था जिसका काम था रूट ऑफ इंडिविजुअल आइटम यहाँ पे डिसाइड करना। आरुषि के जो सुपरवाइजर थे कुमार, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनका जो डिपार्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मटीरियल, परफॉर्मेंस ऑफ मशीन्स, ऑपरेशंस ऑफ लेबर, ये चेक करता है। वो सरप्राइज हो गए, उन्होंने कुमार को रीजंस पूछे एंड उसने फर्दर कुमार ने एक्सप्लेन किया कि जो डिपार्टमेंट है वो प्लान ऑफ एवरी आइटम बनाता है कि ऑर्डरली फ्लो ऑफ मटीरियल एंड नॉन मटीरियल हो सके टू द फिनिश स्टेज ऑफ प्रोडक्ट, और ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन यहाँ पे हो सके विदाउट एनी डिसरप्शन। उन्होंने एलॉबरेट किया अलग अलग सिस्टम्स को जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी चेक होता है। कुमार ने उसको एग्जिस्टिंग प्लान भी बताया और आरुषि को ऐसा सिमिलर प्लान रेप्लिकेट करने के लिए कहा। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्लान आपको बताना है। तो सबसे पहले ये प्लान कौन सा है ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन, फ्लो ऑफ मटीरियल, इसकी बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है बेटा ये कौन सा यहाँ पे प्लान है? तो दिस इज योर ऑपरेशंस प्लान। ठीक है, तो ऑपरेशंस प्लान में बेसिकली क्या आता है? तो इसमें आपका रूटिंग, स्केड्यूलिंग, उसके बाद आपका जो डिस्पैचिंग है,
राइट, रूटिंग है, स्केड्यूलिंग है जहाँ पे आपका टाइम फ्रेम होता है, डिस्पैचिंग है जहाँ पे प्लान इम्प्लीमेंटेशन होता है। उसके बाद आपका जो मेन आता है दैट इज योर फॉलो अप, ठीक है, एंड जो क्वालिटी कंट्रोल है दैट इज योर इंस्पेक्शन। ठीक है, तो ये पांचों आपको ऑपरेशन प्लान्स के अंडर मेंशन करके इसको डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। राइट, अब जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो सैम्पल पेपर है उसके साथ साथ चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, तो यहाँ पे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ पे हाईलाइटेड है। एंड मोमेंट अगर स्टडी या रिवाइज कर रहे हो तो इन क्वेश्चंस को प्लीज बिल्कुल यहाँ पे करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे जो क्रिएटिविटी प्रोसेस है, बिजनेस एनवायरमेंट पे केस स्टडीज है, ट्रेंड स्पॉटिंग पे केस स्टडी या तो थ्योरी क्वेश्चन है, एंड आइडिया फील्ड्स पे यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, चैप्टर 2 की अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा सो दैट आप दोनों आंसर कर सको, डिस्टिंग्विश में है तो भी कर सको, या एडवांटेज ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी भी कर सको। उसके अलावा बिजनेस प्लान, उसके फॉर्मेट्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान जो अभी हमने कवर किया, और उसकी इंपॉर्टेंस दोनों आपको यहाँ पे पढ़ना है। कंपोनेंट्स की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स है, 4 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेशनल प्लान, फाइनेंशियल एंड जो आपका मैन पावर प्लानिंग है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। जो मार्केटिंग प्लान है उसके स्टेप्स या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपको यहाँ पे करके जाने हैं। उसके बाद चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है, डिफरेंट टाइप, स्किमिंग है, पेनिट्रेशन है, वेरिएबल है, कॉस्ट प्लस है, सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पढ़नी है। आईपीआर के जो कंपोनेंट्स है, पेटेंट्स क्या है, ट्रेडमार्क्स क्या है, कॉपीराइट क्या है, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या है, ट्रेड सीक्रेट क्या है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। एंड 4 पीस ऑफ मार्केटिंग यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर 4 की बात करें तो टाइप्स ऑफ मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग, इन तीनों में से एक पे क्वेश्चन पक्का आएगा। एंड रीजंस फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर 5 की बात करें तो इसमें से न्यूमेरिकल पक्का आएगा। न्यूमेरिकल में ज्यादातर ROI ROE के चांसेस बहुत ज्यादा है, एंड EOQ इनके चांसेस बहुत ज्यादा है। BEP एंड वर्किंग कैपिटल करके जाना, राइट। BEP थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ज्यादातर ऑप्शन में वो लोग डाल देते हैं तो थोड़ा सा एक दिमाग वहां पे शांत हो सकता है। बट ROI ROE जो एबिटा के साथ था, वर्किंग कैपिटल, और जो आपका EOQ है ये करके जाना। थ्योरी की बात करें तो जो पैरेटो प्रिंसिपल पे ABC एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे बनाया गया था वो करके जाना। इसके अलावा और एक चीज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी दैट इज SKUs। ठीक है, ये सजेस्टेड है तो मैंने यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चंस डालने की कोशिश की है बिकॉज समय अभी कम है, बट फिर भी समय बच जाए तो SKU भी करके जाना, राइट। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर की बात करें उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इन्वेस्टर्स है, स्पेशली एंजल एंड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स जो मैंने अभी आपको कराया, जरूर करिएगा। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन जो है, राइट्स इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक इशू की बात करें, ठीक है, तो इसको यहाँ पे बिल्कुल कर जाना। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि भाई अभी तो पूरी तैयारी आपकी जरूर हुई होगी। केस स्टडीज भी करा दिए, सैम्पल पेपर भी करा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया। अभी बस एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, दैट इज ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम्स को अटेम्प्ट करोगे। एक बहुत मैंने अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि बहुत बार केस स्टडीज इतनी लेंथी होती है बट टेक्निकली उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस बिफोर द केसेस। असर्शन एंड रीजनिंग की टिप यहाँ पे याद रखना, पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ भी हो जाए पेपर इनकम्प्लीट नहीं छूटना चाहिए, जितना चाहिए टू द पॉइंट अपने आंसर्स को लिखना। बाकी हम सुपर कॉन्फिडेंट अब बहुत अच्छा यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करोगे और अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर करोगे। तो वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डू रॉक एंड कीप स्टडीइंग, मेहनत जरूर करते रहिएगा। अभी के लिए यहीं पे बाय, और उम्मीद करती हूँ कि ये सेशंस जो हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे कंडक्ट किए ये आपको थोड़ी सी तो थोड़ी हेल्प जरूर आपके एग्जाम्स में करेगा। कल पेपर देने के बाद अगर समय मिले तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा नीचे इसी वीडियो में कमेंट करके कि आपका पेपर कैसे गया, क्या आपको ये वीडियो से मदद मिली, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, बिल्कुल यहाँ पे बताइएगा। अभी के लिए यहीं पे बाय एंड वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट।